Okay, that the nitrogen nitrogen that enters living systems is eventually converted from organic nitrogen back into nitrogen gas by bacteria. There are three basically types. Number one, आपके पास हो गया nitrogen fixing bacteria. Secondly, nitrifying bacteria, and nitrifying bacteria when they convert nitrogen into its compound, okay, like जो आप देख रहे हैं ऊपर जो लिखा हुआ है nitrates की form में, and then this nitrate will be utilized by the plants, okay, for their growth, and the remaining nitrates should be converted into again nitrogen gas, and this would happen by the another type of bacteria which are known as denitrifying bacteria, and this process is known as denitrification. Is when bacteria converts the nitrogen into nitrogen gas, thus allowing it to re-enter the atmosphere. So this is the way in which the atmosphere, through the atmosphere, the nitrogen is coming in the biotic life, okay, into your living organisms, and then this again is converted back into nitrogen gas and liberated in the atmosphere, okay, that is known as atmospheric nitrogen. So this is basically showing you a cycle. That is why we call it a nitrogen cycle. I think so this is well understood now. So can anyone explain it? किस तरह से हो रहा है this diagram? Hello, who is going to explain this topic? Atmospheric nitrogen cycle. Hello, are you getting my voice? Hello, can you hear me? हेलो हेलो मैम, Can you hear me? यस मैम, आपकी अच्छा आवाज कौन थोड़ी सी अच्छा अब बताएं, मुझे तो आप लोग की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है माशाल्लाह से। अच्छा अब सही आ रही है आवाज? जी जी सही आ रही। अच्छा अब मुझे बताएं भाई कौन इसको एक्सप्लेन करेगा इस डायग्राम के थ्रू दिस डायग्राम। Who is going to explain this topic now? Because we have discussed this thing in very much detail. काफी डिटेल में हमने पढ़ा है इसको इन द कार्बन साइकिल 2। आज आप लोग का मैं इस तरह से भी लूंगी so that I can and I will be marking your marks for this thing. It can take some marks. I can add up into any sort of thing like assignment or quizzes. So जरा मुझे explain करके बताइए so that I could know that whether you are understanding the concepts or not in the online classes. Hello, yes Aisha. मैम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में और इसको देखें ना, देखो देयर आर सम एरोज गिविंग मैम ऐसे ऑलरेडी। समझ नहीं आया स्टार्ट कहाँ से करें। देखो यही तो बात है, मैं आप लोगों को यही बता रही थी अभी कि आप लोग को ये समझ नहीं आ रहा होता कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्यों नहीं समझ में आ रहा होता। फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? ड्यूरिंग माई लेक्चर आई स्टार्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से स्टार्ट किया था ना। आपने 4 दफा ये साइकिल पढ़ी हुई है, आई थिंक सो 3 to 4 times you must have studied this cycle, but you people do not know from where this cycle should be started. तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपसे कभी इंटरव्यू में या कहीं पूछ लिया जाए नाइट्रोजन साइकिल में क्या है, कैसी है, क्या है, ठीक है, तो यू वुड गेट कंफ्यूज कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट इट। ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू स्टार्ट इट। चलो मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट देती हूँ। यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करनी है आपने, यहाँ से आप करें इसको। मैम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स या जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में और फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट्स में
और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, फिर वापस प्लांट्स यूटिलाइज कर लेते हैं। एक ठीक है, तो ये यानी है। कि सही है, लेकिन ये और आपने एक चीज उसके इसमें अलावा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रेट्स को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करें। ठीक है, सही है। यानी कि अब इसमें देखो, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, दिस नाइट्रोजन इज टेकन अप बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नॉट द डिकम्पोजर्स। ठीक है, यानी कि डिकम्पोजर्स तो खैर ये एक तरीके के हैं ही, लेकिन ये कि दे लिव इन बेसिकली इसके नहीं है, ये क्या लिव इन, दे लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ, देखो ये रूट नोड्यूल्स बने हुए ना यहाँ पे, रूट्स आर देयर। सो रूट नोड्यूल्स क्या होती है, रूट्स के ऊपर कुछ स्वेलिंग्स होती हैं, ठीक है, रूट्स में कुछ स्वेलिंग्स होती हैं, एंड इन दोस swellings we say that these nitrogen fixing bacteria live in the legumes of the root nodules। ठीक है, तो नाइट्रोजन आ रही है फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड एंटरिंग इनटू द नाइट्रोजन इनटू इनटू द रूट नोड्यूल्स में जो आपके बैक्टीरिया हैं वो उसको इनहेल कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, दे आर इनहेलिंग दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एंड कन्वर्टिंग दिस नाइट्रोजन विच इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। and why do they need nitrogen? They need for their own cellular processes। ये अपने सेलुलर प्रोसेसेस के लिए इनको नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर इनहेलिंग नाइट्रोजन। ठीक है, सो दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो वहां मौजूद हैं ये क्या करेंगे, अब इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के अमोनिया के अंदर, बेसिकली सॉरी अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया, और विच विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम। यानी अमोनिया से में आया और अमोनिया से डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया ही की मदद से दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम। ओके, एंड दिस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। ओके, अब आपसे कोई ये कहे कि भाई व्हाट डिफाइन अमोनिया, अब it is not important that every time the examiner ask you simple questions, he can ask you or she can ask you, ये मैं भी पूछ सकती हूँ, I can ask you that what is ammonification, what is nitrification, what is nitrifying bacteria। ठीक है, what are the roles of different bacteria in the nitrogen cycle। ठीक है, या simple explain elaborate nitrogen cycle with the help of a diagram। so these could be the variable questions could be asked in your paper। ठीक है, तो अमोनिफिकेशन आपके पास है, तो दिस अमोनिफिकेशन is the process in which nitrogen fixing bacteria convert nitrogen gas into ammonium। ठीक है, that's it। अच्छा, अब क्या हुआ, दिस अमोनियम जो आपके पास है ये और एक और तरीके से हो रही है जो कि हम देखें यहाँ पे, एक मिनट, लेट मी जस्ट हाइड इट दिस बार। यहाँ कर देते, हाइड नहीं होता ये हो तो जाता है, लेकिन the plants will be the decomposed parts of the plants and the animals। okay, they could become they can also be decomposed by the decomposers directly, and this will also be converting these plant bodies into ammonium। ठीक है, यहाँ से भी आपके पास जो अमोनियम आ रहा है। ठीक है, and this ammonium will be actually converted into nitrates। first of all nitrites में कन्वर्ट होगा NO2 की फॉर्म में, and this process is known as nitrification। and by whom they are converting ammonium into nitrites, by nitrifying bacteria। ठीक है, so at first step nitrifying bacteria are converting ammonium into nitrites, and in the second step these nitrifying bacteria again converting the nitrites into nitrates, NO3 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, and then this nitrate ions will be absorbed by the plants। ठीक है, अब एब्जॉर्ब जब होंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ही ये होता है कि समथिंग इज एब्जॉर्ब समवेयर। ठीक है, तो एसिमिलेट का मतलब है कि दिस एसिमिलेशन, और एसिमिलेट का मतलब ही ये होता है कि जो चीज है वो किसी चीज में एब्जॉर्ब हो गई है। तो नाइट्रेट्स विल बी एब्जॉर्ब बाय द plants, will be utilized by the plants for their life processes, for the production of for the production of amino acids, okay, and ultimately to the proteins।
एंड देन दीज नाइट्रेट्स, क्योंकि सारा तो नहीं एसिमिलेट होगा, ऑब्वियसली समथिंग विल लेफ्ट बिहाइंड इनटू द सॉइल, एंड दिस विल बी again converted into what, नाइट्रोजन गैस बाय मीन्स ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, डीनाइट्रीफाइंग का मतलब क्या है कि नाइट्राइट्स को दोबारा से जो है वो कन्वर्ट कर रहा है इनटू नाइट्रोजन गैस। डीनाइट्रीफाइंग यानी जो नाइट्राइट की जो फॉर्म आ गई थी उसको डी कर रहा है, यानी कि इसको रिमूव कर रहा है। दैट इज वाई इट इज कन्वर्टिंग दिस नाइट्रेट्स इनटू अगेन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, so have you got it clearly now, and have you remembered that you remember this whole nitrogen cycle? Yes, ma'am. अब याद रहेगी? जी। अब भूलेंगे तो नहीं? कौन किसको रिपीट करेगा? मुझे भी तो पता चले आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। Who is going to repeat it? And I will surely be adding the marks. मैं बीच बीच में अब आप लोग को यही करूंगी ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग के जो है ना 4-5 स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कुछ आपसे इस तरह से verbally you will be giving the presentation and then you will be getting the marks. So this is the easiest way. जी Ma'am, atmospheric nitrogen is absorbed by nitrogen fixing bacteria yes in the root nodules for cellular respiration. Then yes good. from there it goes into soil and it is converted into ammonia by nitrogen fixing soil bacteria. Yes, that is good. ammonification. Okay. Then the ammonia is converted into nitrites and nitrates by nitrifying bacteria. This is Good. called nitrification. Good. Then these nitrates are assimilated or utilized by plants for their life processes. And some of the nitrates is denitrified by denitrifying bacteria and converted into nitrogen gas. Good, very good. देखो आप समझ में आया? Other than this, plant litter and detritus is decomposed and converted into ammonium. यानी अमोनियम के दो यहाँ पे चीजें आ रही हैं कि अच्छा इसमें एक चीज मिसिंग थोड़ी सी है। मिसिंग क्या है बस थोड़ा सा बता देती हूँ कि sometime it happens that this ammonium, ठीक है, which is present over here, ये अमोनियम भी एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन दिस अमोनियम इज रिक्वायर्ड बाय स्पेशल बाय नॉट ऑल द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को जो फॉर्म चाहिए होती है, यानी कि जो फॉर्म चाहिए नाइट्रोजन की, दैट इज बेसिकली नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन सम प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम टू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक ये भी चीज बना सकते हैं, यहाँ से एक एरो जो है वो हम लें और दैट एरो कैन बी इन दैट डायरेक्शन टूवर्ड्स द प्लांट के, यहाँ से हमारे पास जो है अमोनियम जो है एब्जॉर्ब हो रही है प्लांट में भी। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि ये बहुत कम प्लांट्स होते हैं कि which require the nitrogen in the form of ammonium. Mainly the plants require nitrogen in the form of nitrates. That is why we are taking it in this way. ठीक है, तो ये किसने मुझे elaborate किया था अभी? Who was she? मैम मैं आयशा इबाद। अच्छा आयशा, ओके। अच्छा मैं इस तरह से बेटा करूंगी so that I could know, मैंने लिखा नाम सेंड किया है ताकि मैं इस पे ऐड कर लूंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेरा ख्याल है you will be alert and you will be more मैम दो आयशा है, ये आयशा इबाद ने किया था। अच्छा आयशा इबाद ने किया था, सही है सही है। आयशा इबाद मैं लिख रही हूँ इस पे ताकि मुझे नाम याद रहे। और फिर ओके अच्छा आप लोग का मुझे ना एक तो ये आज की क्लास इंशाल्लाह ताला हमारी हो जाएगी। सेकेंडली वी विल बी हैविंग आई हैव टू टेक योर क्विज। ठीक है, तो क्विज आपकी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी क्या आपको क्विज जो है वो हमें कैसे लेना चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन क्विज इज क्वाइट डिफिकल्ट टू टेक। तो ऑनलाइन क्विज में आप जो है वो यू कैन गिव क्वेश्चन दे दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। जी हाँ, यही तरीका सही है। विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10 मिनट का टाइम दिया फॉर वन क्वेश्चन एंड यू नीड टू सबमिट दैट, यानी सेपरेटली और singular question would be given to you. Take a single question and that question will be answered well on your WhatsApp, and afterwards you will be submitting it, and then I will be sending you the second question, and in this way we can have our online quiz examination. ठीक है, तो ये देखें अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपका कल ले लूंगी। ठीक है, टुमारो, क्योंकि आई नीड टू ऐड अप योर, एक तो आपका लिया हुआ ही ऑलरेडी
वो मुझे चेक करके मार्क्स उसके लिखने अभी किया नहीं है वो. Obviously I will be doing it in 1 or 2 days inshallah taala, and then that would be done. And related to your assignment, how many of assignments you have submitted? सर मैम एक ही असाइनमेंट है. अच्छा, वो अभी जो हमें food मुझे का आप डाला था वो बस. ठीक है, मुझे मैम आपको मुझे मेरा असाइनमेंट जो था वो LMS पे हुआ नहीं था सबमिट. आप मुझे मैंने मेरा किया हुआ तो है मैंने, लेकिन अगर आप उसकी डेडलाइन थोड़ी एक्सीड कर दे तो मैं अभी सबमिट कर दूँ. उस चलें वक्त हो ही सही, नहीं रहा था, मैंने ट्राई भी किया था. ठीक है. मैं आपके लिए क्योंकि उसमें अब LMS में देयर इज अ गुड ऑप्शन दैट आई कैन एक्सटेंड द डेट फॉर स्पेसिफिक स्टूडेंट. ठीक है, आपके लिए मैं जो बढ़ा ओके दूंगी और उस पे आप उसको एंटर करके ना फिर वो ऑब्वियसली डेडलाइन उसकी फिनिश हो जाएगी. चलें, अब हम आ रहे हैं ओके मैम. मैम क्विज का मैम टॉपिक क्विज बता का दो. टॉपिक. क्विज का टॉपिक मैं आपको बताती हूँ. लेट मी मैम फिनिश कल दिस. आप क्लास में ही लेंगे क्विज, मतलब देखो, पहले तो आपकी क्लास होगी रेगुलर क्लास, ठीक है. उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि आपकी उसी में मैं आपको जो एंड में, क्योंकि हम एक्सटेंड कर सकते हैं टुमारोज क्लास, बिकॉज you that is your last class na, so there is no possibly there is no class afterwards after my class, so we can basically extend that class. ठीक है, so वो जो आपका टाइम पीरियड होगा that will be added up into your class timing. okay, और इसी तरीके से नहीं, जैसे जैसे हम क्लास में रह रहे इस क्लास में लेते हैं टेस्ट आपका, तो आपके नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज होते हैं. तो द सेम वे आई विल बी पोस्टिंग द क्वेश्चंस. ठीक है, बट आई विल टेक माई रेगुलर क्लास 2, जो आपकी रेगुलर क्लास है वो मैं लेके उसके बाद फिर आपका क्विज लूंगी. एंड द टॉपिक आई नीड टू थिंक अबाउट इट कि टॉपिक आपका कौन सा लूँ. और वो टॉपिक जो है वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में. ठीक है, आज ही बताती हूँ. मैम आप क्वेश्चंस देंगे या ब्रीफ होगा, मतलब ब्रीफ होगा, मतलब ब्रीफ क्वेश्चंस यू विल बी आस्क्ड. ठीक है, और उसी से रिलेटेड फिर आपके, या हो सकता है मैं आपको कोई वो दे दूँ, को केस स्टडी दे दूँ एंड यू नीड टू आंसर दैट केस स्टडी. ठीक है. हमने केस स्टडीज कभी मतलब पढ़ी नहीं है तो मैं आइडिया बिल्कुल भी नहीं है. अच्छा, लेट मी सी इट फर्स्ट. ठीक है, मैं पहले देख लूँ कि किस तरह से हम इसको फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी का कर सकते हैं. बिकॉज केस स्टडी से मुराद ये है कि सम पैराग्राफ वुड बी गिवन एंड सम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू. ठीक है, सो दैट इन दैट वे, so that will be related to your topic, but definitely won't be from your PowerPoint slides. ठीक है, वो उससे नहीं होगा. अगर ऐसा मैंने दिया, कोई ऐसा केस स्टडी या कोई ऐसा आपके पास ऐसी चीज हो कि जो फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी से, ऑब्वियसली आई नीड टू सर्च इट फॉर दैट, और वो सर्च करके फिर मैं आपको शेयर करूं, तो अब मुझे ज़ाहिर आइडिया होगा कि वेदर यू कैन डू इट और नॉट. अगर आप कर सकते होंगे तो मैं दूंगी, अदरवाइज आई विल बी टेलिंग यू सम लेक्चर्स फ्रॉम द LMS, और वो फिर आप उसको जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर किया था उस तरह से. लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा चेंज हो, सो दैट यू कैन लर्न समथिंग कि हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द क्वेश्चंस. ठीक है, तो वो थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हूँ. अगर मुझे कोई केस स्टडी अच्छी नज़र आती है तो ऑब्वियसली आई विल बी शेयरिंग इट, और वो अच्छा मज़ा आएगा उसमें आपको पढ़ने से. केस स्टडी से मुराद यही है कि वो आपको पहले टेक्स्ट आपके पास होगा उसका, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हुए होंगे, एंड यू नीड टू राइट द क्वेश्चंस, सॉरी द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस. ठीक है, और उसको फिर ये देखते हैं कि ये इसी पैटर्न पे होगा कि आपके जो जिस तरह से हम व्हाट्सएप पे लेते हैं वैसे हो सकता है, या मैं आपको दूं और 1 घंटे का टाइम दे दूं एंड यू नीड टू सबमिट इट. ऑब्वियसली आप लोग माशाल्लाह से यू आर मेच्योर स्टूडेंट्स एंड यू आर नॉट सपोज टू टेल द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, अदरवाइज इफ सिमिलर आइडियाज वुड बी देयर. यानी ऐसा हुआ, मुझे लगा कि सम स्टूडेंट्स हैव चीटेड, ठीक है, और सम स्टूडेंट्स हैव कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, ऑब्वियसली आई कुड इजीली नो दैट थिंग. याद रखिएगा, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि सम स्टूडेंट्स डिड दैट थिंग इन द असाइनमेंट एंड आई गॉट देम. ठीक है, एंड आई जस्ट कैंसिल्ड बोथ ऑफ देयर असाइनमेंट और गिवन देम हाफ ऑफ देयर मार्क्स, क्योंकि उन्होंने दे रिक्वेस्टेड टू मच. तो ये मैं बता रही हूँ आपको कि असाइनमेंट में भी बच्चे ऐसा करते हैं कि वो एक चीज जो है वो एग्जैक्टली वो तो ऐसा था कि नाम चेंज किया हुआ था और द मैटर वाज exactly similar. I think so they were thinking that the teacher does not read the assignments. This was the main misconception in their minds. तो इसी बिहाफ पर उन्होंने असाइनमेंट सबमिट करा दिया था. मैं चेक थोड़ा लेट करती हूँ लेकिन चेक प्रॉपर करती हूँ. तो जब चेक मैंने किया तो I got to know कि these are the 2 students who cheated, okay, who have got exactly the same things, they have written the exactly the same ideas, exactly the same words were there.
तो फिर उनके मार्क्स मैं आपको लिटरली बता रही हूँ कि मैंने उनके मार्क्स पूरे तो पहले काट दिए थे, देन दे रिक्वेस्टेड मी टू मच के मिस हमें थोड़े से दे दें, तो 25% मार्क्स वुड बी अलॉटेड टू बोथ ऑफ देम। इवन जिस बच्चे ने चीटिंग नहीं की थी उसने अपना आइडिया उस पर शेयर किया था, उसका भी मैंने वही मार्क्स दिए थे। तो ये दिमाग में रखिएगा कि अगर ऐसा आप चीट करते हैं या ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसा सीन होता है तो आपके तो मार्क्स उसके तो जाएंगे ही जाएंगे, जिसने चीट किया उसके भी चले जाएंगे जिसने चीटिंग करवाई है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं बेफिक्र हो जाती हूँ कि भाई ये बच्चों को बता दिया, देन दे आर नॉट गोइंग टू जस्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ अभी, आज ही बता देती हूँ शाम तक। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और अगर कोई लेक्चर है तो लेक्चर आपको बता दूंगी इसमें से, और अगर कोई ऐसी केस स्टडी है तो वो आपको अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला विल बी टेलिंग यू, यानी कि अभी क्लास के बाद मैं आपको 1-1.5 घंटे में इंशाल्लाह बता दूंगी व्हाट्सएप के ऊपर। कमिंग टू फास्फोरस साइकिल, हालांकि मैंने आज का टॉपिक दूसरा निकाला था, बट दीज थिंग्स वर basically left from the previous lecture, so I thought to complete them first and then going to move to the next lecture। वो थोड़ा सा हमारा है बायोम्स के ऊपर, तो वो फिर हम उसको देखेंगे बाद में। मैं चाहती हूँ आपको मतलब आपको चीजें समझ में आए, these things which you are studying, because these cycles आपने पढ़ी भी पहले भी बहुत दफा है, लेकिन जब आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है तो नहीं समझ में नहीं आ रहा, इट मीन्स के वो आप नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि आप कैसे पढ़ा फिर आपने उसको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ें कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो वो आपको कभी कोई पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप कहीं से भी स्टार्ट करें, वेदर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर और यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बायोस्फेयर, कहीं से भी स्टार्ट करें, बट यू नीड टू कंप्लीट दैट थिंग इन अ लूप। ठीक है, एक लूप में आप कंप्लीट करना चाहिए, दैट इज वी आर कॉलिंग इट अ साइकिल। अच्छा, फास्फोरस साइकिल इज इन नेचर, phosphorus occurs in nature as the phosphate ions। ठीक है, in the form of P, यानी कि P is for phosphorus, phosphorus नहीं मौजूद होता, phosphorus present in the form of phosphate ions PO4 and the valency is -3। ठीक है, in addition to phosphate runoff as a result of human activity, natural surface runoff occurs when it is leached from phosphate containing rocks by weathering, thus sending phosphate into rivers, lakes, and the oceans. This rock has its origins in the ocean. Phosphate containing ocean sediments form primarily from the bodies of ocean organisms. Phosphate containing ocean sediments में जो phosphate मौजूद है, देखो पहली बात तो ये कि phosphate is in the form of phosphate ions present है। ठीक है, and by the human activity they can enter into the rivers or lakes। ठीक है, how? Because phosphate is the main element of fertilizers। ठीक है, आपके पास nitrates and phosphates are the things, और potash। ठीक है, these are the three things which are the main ingredients of fertilizers। So by human activity what we are supposed to remember over here, that the result of human activity they are entering into the rivers and lakes। How? Because the fertilizers are fertilizers जो होते हैं उनसे के थ्रू बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स आर यूटिलाइज ऑन द पीस ऑफ फार्म, एंड देन ड्यू टू रेन वाटर और बाय द रन ऑफ दिस एंटर इनटू द लेक्स एंड रिवर। सेकेंडली जो हमारे पास सेकंड लूप है वो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे नेचुरल सरफेस रन ऑफ अकर्स हो रहा होता है व्हेन इट इज लीच्ड फ्रॉम सरफेस फ्रॉम फॉस्फेट कंटेनिंग रॉक। ठीक है, some rocks are phosphate rocks हमारे पास originally they are present, so these rocks by weathering they send their phosphate sediments into the rivers and lakes and the oceans, and this rock has its origin in the ocean। ये originally this rock is present in the oceans में मौजूद है, यानी origin इसका oceans का ही है। ठीक है, phosphate containing ocean sediments form primarily from the bodies of ocean organisms and from their excretions। क्योंकि phosphate जो है वो जो sediments की फॉर्म में मौजूद है, ये बेसिकली इसकी जो नेचर होती है, यानी कि ये जो बनता है, जो इसकी ओरिजिन है दैट इज बेसिकली बायोलॉजिकल ओरिजिन, यानी कि हम ये कह रहे हैं फॉस्फेट कंटेनिंग ओशन सेडिमेंट, यानी जो अब आपके पास फॉस्फेट मौजूद है ओशन सेडिमेंट्स में, ये बेसिकली कहाँ से आता है, दैट कम्स फ्रॉम द ओशन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड फ्रॉम देयर एक्सक्रीशंस। ठीक है, तो फॉस्फेट
जो है वो ड्रॉपिंग्स में भी मौजूद होता है। बर्ड की ड्रॉपिंग्स में भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट इज प्रेजेंट द बर्ड ड्रॉपिंग्स। बर्ड की जो ड्रॉपिंग्स होती है उसमें भी मौजूद होता है। इसी तरीके से जो ओशन सेडिमेंट्स है, ओशन ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एक्सक्रीशंस में भी जो है वो आपके पास फॉस्फेट मौजूद होता है। ठीक है, सो यही पार्ट बनता है आपके ओशन सेडिमेंट्स का। हाउएवर volcanic ash, aerosols, mineral dusts may also be significant phosphate sources. So over here basically we are discussing the phosphate sources. सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि जो इस पैराग्राफ में आपको क्या लिखा हुआ है कि इन दिस पैराग्राफ द होल फॉस्फोरस सोर्सेस आर बीइंग गिवन। ठीक है, आपके पास पूरे फॉस्फोरस सोर्सेस बताए जा रहे हैं कि दे कैन दैट फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। ठीक है, जो कि आपके पास है किसकी फॉर्म में, फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में। इनऑर्गेनिक क्यों, क्योंकि आपने उसको बनाया, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू दैट इज एंटरिंग टू द रिवर्स एंड लेक्स। तो ये आपके पास एक फॉस्फोरस का सोर्स हो गया। सेकेंड सोर्स जो है दैट इज बेसिकली phosphate rocks, ठीक है, which are basically there, which do have their origins in the oceans, and these phosphate rocks आफ्टर वेदरिंग ये जो है वो आपका रन ऑफ होता है और वो भी आपके पास जो है वो रिवर्स एंड ओशन में उसकी जो है वो एंड अप हो रहे होते हैं फॉस्फेट्स। ठीक है, और थर्डली जो आपके पास जो ओशन सेडिमेंट्स में जो फॉस्फेट मौजूद है वो कहाँ से आ रहा है, जो है वो आपके पास आ रहा है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से, यानी ओशंस ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी आ रहा है, उनके ड्रॉपिंग्स के अंदर, उनकी एक्सक्रीशंस के अंदर, उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये सारा कुछ आ रहा होता है। फोर्थली हमारे पास जो एक सोर्स है दैट इज वोल्केनिक ऐश, एरोसोल्स एंड मिनरल डस्ट may also be significant phosphate sources. This sediment then is moved to land over geologic time by the uplifting of अर्थ सरफेसेस। यानी कि अब देखो दिस इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ ओशन, ये हम कह रहे हैं सारा कुछ इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ ओशन। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, फर्टिलाइजर्स के थ्रू एंडिंग अप इनटू द रिवर्स एंड लेक्स एंड देन फाइनली इनटू द ओशंस। सेकेंडली इट इज कमिंग फ्रॉम द फॉस्फेट रॉक्स बाय वेदरिंग। ठीक है, और वो वहां से फिर अगेन ये लीच अप हो रहा है टू द रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, लीचिंग हो रही है इसकी, एंड देन इट इज एंडिंग अप इनटू द ओशंस। थर्डली आपके पास जो है वो आ रहा है फॉस्फेट कंटेनिंग ओशन जो सेडिमेंट्स हैं वहाँ, उसमें कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास ओशन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। ठीक है, उनकी एक्सडिशंस के अंदर मौजूद है, वहां से आपके पास आ रहा है। तो अगेन दे आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ ओशन सेडिमेंट्स। ठीक है, अब नाउ दैट हाउ दैट ऑर्गेनिक दिस ऑल हैव बीन बिकमिंग द पार्ट ऑफ योर लैंड सिस्टम, यानी कि आपके ये अब लैंड पे कैसे आ रहा है, मूव कैसे कर रहा है, थ्रू ज्योलॉजिक टाइम बाय द प्रोसेस ऑफ अपलिफ्टिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अपलिफ्टिंग क्या हो रहा होता है, यानी कि द अर्थ की जो यानी ज्योलॉजिकल जो आपके पास फिनोमेना है उनमें अपलिफ्टिंग इज आल्सो अनदर फिनोमेना इन विच व्हाट इज हैपनिंग, the land is becoming uplifted somewhere and it is somewhere going downwards by the process of subduction। ठीक है, तो जो uplifting हो रही है यानी माउंटेन्स रेज अप हो रहे हैं। ठीक है, और तो इसके थ्रू जो है वो आपके पास जो अर्थ जो है वो यानी कि जो डीपर या सी वाटर के अंदर जो मौजूद है आपके पास जो फॉस्फेट मौजूद है दैट इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, वंस इट एंटर्स और कम्स ऑन द लैंड, सो अगेन उसकी फिर वेदरिंग होगी। ठीक है, इरोजन होगा और उस तरह से वो साइकिल आउट होगा। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम द ओशन टू द लैंड and through the soil is extremely slow, with the average phosphate ion having an oceanic residence time period between 20,000 and 100,000 years। यानी कि ये इतना स्लो प्रोसेस है कि इट कैन टेक, यानी जो आपका पूरा प्रोसेस है मूवमेंट ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम ओशन टू लैंड, यानी क्योंकि इट इन्वॉल्व द ज्योलॉजिकल फिनोमेना एंड ऑल यू नो दैट द ज्योलॉजिकल फिनोमेना आर क्वाइट स्लो प्रोसेसेस। इसमें अपलिफ्टिंग ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई एरिया अपलिफ्ट हो गया, सी वाटर से जो है वो एक्सट्रूट कर गया या अबव आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, यस तो कुछ एरिया जो है डाउन हो गया, जैसे अभी हम कहते हैं कि जो कैलिफोर्निया है इन 2050 और उसके बाद जो है दैट इज अ प्रिडिक्शन कि अगर इसी तरीके से वहाँ पे सबडक्शन होती चली गई प्लेट्स की तो दैट विल गो बीनीथ दी सी वाटर। ठीक है, उसका कुछ पार्ट जो है वो जमीन समंदर के अंदर चला जाएगा।
ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज क्वाइट स्लो, ये सारे प्रोसेसेस बहुत स्लो हो रहे होते हैं। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट दैट इट टेक्स 20,000 to 100,000 years to come to move phosphate from the oceans to the land. Okay, now coming to this cycle, देखो ये वही है कि एरोसोल्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है, और डिजॉल्व्ड इन सॉइल और रॉक के थ्रू था, ठीक है, ओशन सेडिमेंट्स में मौजूद है और डिजॉल्व्ड इन स्ट्रीम्स एंड लेक्स में डिजॉल्व हुआ और फिर कहाँ एंटर हो गया आपके पास, ये आ गया क्या नाम है, मरीन फूड वेब्स का पार्ट बन गया, ओशन सेडिमेंट्स का पार्ट गया, डिजॉल्व इन ओशन हो गया, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स के थ्रू आ रहा है। देखो दीज आर द सोर्सेज, ये आपके पास फर्टिलाइजर्स, लीचिंग रन ऑफ, ठीक है, इसके थ्रू आपके पास समंदर में डायरेक्ट भी जा रहा है, ठीक है, इट इज गोइंग डायरेक्टली, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो टेरेस्ट्रियल फूड वेब के अंदर, यानी ये नहीं, दूसरी चीज क्या, डिजॉल्व इन ओशंस, मरीन फूड वेब्स के अंदर, यानी एक्सक्रीशंस वगैरह के थ्रू ये ओशन सेडिमेंट्स का पार्ट बन रहा है, ठीक है। और फिर इट इज जो है एब्जॉर्ब, ये आपके पास जो एब्जॉर्ब हो रहा है, डिजॉल्व इन सॉइल हो रहा है, ठीक है, रॉक्स के थ्रू में आ रहा है, ठीक है, यानी अपलिफ्टिंग के थ्रू आ रहा है, रॉक्स बन गया था और रॉक्स हैव गॉट अपलिफ्टेड, दैट विल बी डिजॉल्व इन द सॉइल और dissolved in streams and lakes or become the part of terrestrial food web. But all these things, this phenomena takes too much amount of time, ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्लोली जो है वो आपके लैंड से, वो सॉरी ओशन से बिकम द पार्ट ऑफ लैंड, क्योंकि इसमें फिर वही अपलिफ्टिंग के थ्रू जो है वो ये जो रॉक्स हैं जो बनी थी यहाँ पे, यानी ये जो सेडिमेंट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो गया था, ये सेडिमेंट का पार्ट बन गया था, दे विल बी अपलिफ्टेड, जब अपलिफ्टेड होंगे तो देन दैट फॉस्फेट, सम ऑफ द फॉस्फेट विल बी डिसॉल्व्ड इन सॉइल और सम विल बिकम इरोडेड अवे और विल बिकम द पार्ट ऑफ क्या नाम है, टेरेस्ट्रियल फूड वेब, और यहाँ पे बन जाएगा अगेन जो है वो इसी तरीके से फर्टिलाइजर्स और टेरेस्ट्रियल फूड वेब से डिसॉल्व होगा दोबारा से स्ट्रीम और लेक्स में, और अगेन इट वुड बिकम द पार्ट ऑफ योर सी, ठीक है। तो एरोसोल्स के थ्रू भी आ रहा है, यानी एरोसोल्स आर बेसिकली वोल्केनिक इरप्शंस जो जिनके थ्रू जो गैसेस इमिशन हो रही होती हैं, दे ऑल्सो गिव दी फॉस्फेट आइंस इनटू दी एटमॉस्फेयर और टेरेस्ट्रियल फूड वेब, उससे उसका भी पार्ट बनता है, कभी वो पार्ट बनता है, एंड देन अल्टीमेटली दिस साइकिल गोज ऑन, ओके। देन द सल्फर साइकिल हमें देखनी है। सल्फर इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, एज पार्ट ऑफ अमीनो एसिड सिस्टीन, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एज शोन इन फिगर 7 बिलो। सल्फर साइकिल बिटवीन द ओशंस, लैंड एंड एटमॉस्फेयर, यानी सल्फर साइकिल्स बिटवीन द ओशंस, लैंड में और एटमॉस्फेयर में, तीनों जगह पे इसकी भी साइकिलिंग हो रही होती है। एटमॉस्फेरिक सल्फर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ देखो ये भी अगेन एटमॉस्फेयर से हम स्टार्ट करेंगे तो इट वुड बिकम क्वाइट इजी, which enters the atmosphere in three ways. First, from the decomposition of organic molecules, ठीक है, second from the volcanic activity and geothermal vents, and third from the burning of fossil fuels by the humans. यानी ये जो है यहाँ पे हमारे पास volcanic जो सल्फर हमारे पास है, that is basically is being added up by the volcanic, अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, volcanic eruptions के थ्रू हो रहा है, ठीक है, decomposition is happening in the soil, ठीक है, which is basically H2S की लिबरेट होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट हो रही थी आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, एंड दिस H2S विल बिकम द पार्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एंड ह्यूमन इमिशंस, वही जो हम H2S जो इमिशन हम कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल ह्यूमन इमिशन भी हो रही है इसके अंदर, तो वो जो है वो ऑब्वियसली दैट बिकम द पार्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। और अब जब सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गई है तो क्या होगा, अच्छा ये भी देखो यहाँ पे कि यहाँ पे मरीन सल्फेट मौजूद है, ठीक है, मरीन सल्फेट सल्फेट की फॉर्म में मौजूद है मरीन और इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, जो कि क्या नाम है, विल बिकम पायराइट इस एक सल्फर का मिनरल होता है, ठीक है, और और जब ये अपलिफ्टिंग होगी इसकी इसी की यानी पूरे उसकी एरिया की, तो दैट वुड बिकम सॉइल सल्फेट, ठीक है, यानी कि सॉइल सल्फेट का मतलब क्या है कि सल्फेट दैट इज एंटरिंग
through the process of erosion. ठीक है, when the rocks of the sulfur or simply pyrite become exposed to the surface, ठीक है, तो उसकी इरोजन होगा और इरोजन के थ्रू जो है सॉइल सल्फेट की फॉर्म में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। एंड देन इसकी भी जो है वो क्या नाम है डिकम्पोजिशन में हेल्प आउट करेगा। जब डिकम्पोज होगा तो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, या आप ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन दे डिकम्पोज, so they excrete out hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide will become the part of atmospheric sulfur, ठीक है। और इसी तरीके से और वोल्केनिक इरप्शन भी आपके सल्फर दे रहे हैं। और अब यहाँ पे क्या होगा अगेन कि दिस सल्फर जो है वो फॉल आउट और प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, फॉल आउट का मतलब क्या है कि ड्राई प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फर, ठीक है, यानी कि जो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे एसिड रेन जो हो रही होती है, प्रेसिपिटेशन जो हो रही होती है, दैट विल बी एडिंग अप सल्फर इनटू द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। और फॉल आउट का मतलब है कि ड्राई प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, ठीक है, ड्राई जो आपकी प्रेसिपिटेशन हो रही है उसके थ्रू, ड्राई एसिड डिपोजिशन के थ्रू भी जो आपके पास सल्फर है दैट वुड बिकम द पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और फिर वही होगा कि दैट वुड बी अगेन एंटर इनटू द रन ऑफ, यहाँ पे होगा रन ऑफ के थ्रू विल बिकम द पार्ट ऑफ मरीन इकोसिस्टम्स, ठीक है। दोबारा से जो है मरीन इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएगा और इस तरह से ये हमारे पास सल्फर साइकिल जो है वो होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बिकम्स अवेलेबल टू टेरेस्ट्रियल एंड मरीन ecosystem when it is dissolved in precipitation as weak sulfuric acid or when it falls directly to the earth as fallout, जो मैंने बताया आपको एसिड डिपोजिशन, ठीक है। ड्राई डिपोजिशन एंड वेट डिपोजिशन, एसिड डिपोजिशन दो तरह की हो रही होती है, उससे सल्फर आपका will become the part of terrestrial and marine ecosystem. Weathering of rock also makes sulfate available to terrestrial ecosystem, जो हमने डिस्कस कर लिया। Decomposition of living organism return sulfate to ocean, sulfur and atmosphere, ठीक है। यानी ये तीन फिनोमेना आपके पास हैं, एक तो आपका एसिड डिपोजिशन से आ रहा है, सेकंड जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो रही है और वो जो उनकी अपलिफ्टिंग होती है और देन दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एंड थर्डली जो डिकम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहा है विच इज लिबरेटिंग द हाइड्रोजन सल्फाइड आयंस, ठीक है, और दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। is this thing clear now? Have you got it? Yes मैम, फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल ऑलमोस्ट एक जैसे ही है बिल्कुल। हाँ तकरीबन, यानी इसमें तकरीबन वही चीजें हैं कि अपलिफ्टिंग के थ्रू, क्योंकि दोनों साइकिल में फास्फोरस में भी आपके पास